नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले एक बात समझ लो। मौर्य वंश को समझने से पहले, इसके पहले वाली वीडियो में फ्रेंड्स हमने जिक्र किया था नंद वंश का। ठीक है, कहने का मतलब मगध के साम्राज्य में नंद वंश मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें जो नंद वंश था उसका अंतिम शासक जो था, उसमें धनानंद के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। जो धनानंद थे, उन धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में अच्छा खासा युद्ध हुआ, जिसमें आचार्य चाणक्य के संदर्भ में आते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया और एक नए वंश की स्थापना की, जो आपके सामने आज पढ़ रहे हो आप, मौर्य वंश। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे पहला बड़ा साम्राज्य था। यह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था। ठीक है फ्रेंड्स, मौर्य वंश ने भारत पर 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व, यानी लगभग बात करूं तो 137 सालों तक शासन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 322 ईस्वी से 185 ईस्वी पूर्व तक इसका शासन चला। देखिए, इस वंश की स्थापना जो की गई थी फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। यहां पर दिख रहे होंगे आपको, किसके द्वारा फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना की गई थी। किसकी? तो फिर मौर्य वंश की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बात आपको समझनी है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बात करें तो देखिए, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य ने की थी इस वंश की स्थापना करने में। चाणक्य, जिन्हें फ्रेंड्स कौटिल्य कहते हैं या फिर विष्णुगुप्त कहते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ था, जो कि आज के बिहार और बंगाल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, उस वक्त इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फ्रेंड्स, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और मंत्री चाणक्य की मदद से की थी। उस समय मगध का एक शक्तिशाली साम्राज्य था और उस पर नंद वंश का शासन था। मैंने धनानंद के बारे में आपको फ्रेंड्स बता रखा है, उसी की चर्चा आई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे देखते हैं। गौर करेंगे फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य पर 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक की। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज बिहार में स्थित है। ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि हालांकि अनिश्चित है, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ दावे कहते हैं कि वह नंद वंश के वंशज थे और उनकी माँ का नाम मूरा था, जबकि अन्य ये मानते हैं कि वह मयूर टोमर्स के मारिया जनजाति के थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा अनिश्चित है कि उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, हालांकि अगर जो हम अध्ययन करते हैं उसमें ये बताया गया है कि इनको आचार्य चाणक्य ने तैयार किया था अपनी शरण में, और उनको धनुर्विद्या और पूरा जो ज्ञान दिया था वो सब आचार्य चाणक्य ने ही दिया था। ठीक है, तो इनके माता पिता का वर्णन जो है वो अनिश्चित है। ठीक है, देखिए बात करेंगे चाणक्य, जो कि अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में निपुण एक महान ब्राह्मण विद्वान थे। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी छत्र छाया में तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य को मार्गदर्शन किया गया, जो बाद में उनके गुरु बने। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, या तो आप कह दो चाणक्य थे, या तो आप कह दो कौटिल्य थे, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो फ्रेंड्स कि विष्णुगुप्त थे। ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। देखिए, चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस के गुलामी से आज़ाद किया। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी की अगर बात करें, जो प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, उनका नाम हेलेना है। ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ठीक है, और सेल्यूकस मेगास्थनीज का राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज को गुप्त के मतलब जो सेल्यूकस निकेटर थे, अर्थात ये जो मेगास्थनीज थे उनके राजदूत थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है। तो गुप्त के दरबार में भेज दिया उनको, गुप्त के दरबार में शादी के समय उनके साथ ही भेजा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है फ्रेंड्स इंडिका। तो आप ऐसा कह सकते हो, वहाँ रहकर उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर बात करूं तो गौर करिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा गया है। ठीक
ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखादत्त हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। यूनानियों को भारत से चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर निकाला। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है फ्रेंड्स कि यूनानियों को भारत से किसने बाहर निकाला? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर निकाला था। देखिए, अगर बात करें चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु थे, ठीक है फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु थे। अगला पॉइंट फ्रेंड्स, बात करेंगे फ्रेंड्स अब बिंदुसार के बारे में। ये 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक रहे। चंद्रगुप्त के बाद अगले मौर्य शासक उनके पुत्र बिंदुसार हुए। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे वो बिंदुसार थे, ठीक है। बिंदुसार ने लगभग 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रघात या अमित्रोकोटस कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाले, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आगे बात करते हैं। बिंदुसार के समय में भी चाणक्य ने प्रधानमंत्री बनकर और चंद्रगुप्त की तरह बिंदुसार को भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। देखिए, एक बात ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ही नहीं बल्कि उनके बेटे बिंदुसार के शासन में भी उन्होंने एक अच्छा रोल निभाया था अपना, ठीक है। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार कराया, ठीक है। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध एक व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, पुत्र किसके थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। और पिता किसके थे? तो जो अशोक थे, एक महान सम्राट अशोक नाम आप जानते हैं फ्रेंड्स, उनके पिता थे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, गौर करते हैं। बिंदुसार के समीप तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा है। तो फ्रेंड्स, जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो इन्होंने एक अपना अहम रोल निभाया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। यूनानी राजदूत डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो याद रखना फ्रेंड्स, इन्हीं के दरबार में आया था, ठीक है। पिंगलवत्स नामक आजीवक विद्वान बिंदुसार के दरबार में रहता था। बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था। अगर क्वेश्चन पूछता है किस संप्रदाय को मानता था, तो आप लगाओगे आजीवक संप्रदाय को मानता था। किस धर्म को मानता था, तो आप लगाएंगे ब्राह्मण धर्म को मानता था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। देखिए, बात करेंगे सम्राट अशोक 269 ईस्वी पूर्व से लेकर 236 ईस्वी पूर्व तक। अशोक मौर्य समाज के एक महान राजा थे, ठीक है फ्रेंड्स। किस समाज के एक महान राजा थे? तो मौर्य साम्राज्य के एक महान राजा थे। इनका नाम भारत के महान राजाओं में से एक है। फ्रेंड्स, जो भारत के महान राजा थे उनमें से इनका नाम अग्रणी है, ठीक है। इन्होंने लगभग 41 सालों तक यहाँ पर शासन किया। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक अपने 91 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठे थे, ठीक है फ्रेंड्स। अशोक राजगद्दी में बैठते समय अवंती के राज्यपाल भी थे। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक गद्दी में बैठे। अशोक की माता का नाम फ्रेंड्स सुभद्रांगी था, ठीक है। अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन से संबोधित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे तो बात करेंगे फ्रेंड्स, अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रिय तथा देव नाम प्रियदर्शिनी नाम से संबोधित किया गया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि देव नाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक को जाना जाता है। या फिर इतना पूछे देव नाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है, तो भी आप कह सकते हो कि अशोक को जाना जाता है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया, ठीक है फ्रेंड्स। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। देखिए, नंदराज 261 ईस्वी पूर्व कलिंग के शासक थे, ठीक है। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग की राजधानी टोसली थी और अशोक ने नेपाल में ललित पत्तन नगर बसाया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन करता है कि कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी? तो टोसली थी, ठीक है। और कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अशोक ने नेपाल में ललित पत्तन नगर बसाया, ठीक है फ्रेंड्स। गौर करेंगे थोड़ी सी अशोक के बारे में। फ्रेंड्स, बताया जाता है कि जो युद्ध हुआ था अशोक और कलिंग के शासक के बीच में, उसमें 1 लाख सैनिक मारे गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे।
अशोक ने कलिंग पर विजय तो प्राप्त कर ली, ठीक है, और कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया का एक ऐसा युद्ध था जहां विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी युद्ध ना करने का फैसला लिया। क्योंकि फ्रेंड्स उस युद्ध में, कलिंग के युद्ध में बहुत नरसंहार हुआ। उस नरसंहार को देखकर इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और अपनी तलवार छोड़कर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और यही नहीं, भारत और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में बहुत महत्वता दी। सम्राट ने हिमालय से सीलोन और ग्रीस से बर्मा तक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अशोक ने खुद से वादा किया कि वो अब कभी भी हिंसा के रास्ते में नहीं चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बात करेंगे अशोक चक्र धर्म चक्र का वर्णन करता है, ठीक है, जिसमें 24 तीलियां हैं। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग में विजय प्राप्त की, जिसका वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि विजय का वर्णन किस शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी। इन्होंने बराबर पहाड़ी पर आजीविकों को रहने के लिए गुफाओं का निर्माण भी करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेही फैंथेलर ने की थी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या की बात करें तो फ्रेंड्स 7 हैं। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है फ्रेंड्स एग्जामों में कि रानी का अभिलेख किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देता है तो कौशाम्बी आप याद रखेंगे। अशोक के प्रधानमंत्री राधागुप्त थे। बृहद शिलालेखों की संख्या फ्रेंड्स 14 है या 14 है। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स अब बृहद्रथ की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? बृहद्रथ। ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने 187 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बृहद्रथ को इनके एक मंत्री ने मार दिया और शुंग नाम के एक नए साम्राज्य की स्थापना की। तो फ्रेंड्स बृहद्रथ या फिर मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश साम्राज्य आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स इसके सारे टॉपिक आपके समझ में आ गए होंगे। तो चलिए लगाते हैं एक प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, अशोक ने बौद्ध धर्म किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर अपनाया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन है, उपगुप्त, बृहद्रथ, ब्रह्मगुप्त या फिर विष्णुगुप्त। तो फ्रेंड्स पहले का आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको लास्ट में बताया था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी, तो उपगुप्त से। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य साम्राज्य के समय की सबसे प्रसिद्ध मुद्रा का नाम क्या था? फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य के समय की सबसे प्रसिद्ध मुद्रा का नाम क्या था? तोल, दीनार, पड़, रुपया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पड़। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के समय की सबसे प्रसिद्ध मुद्रा का नाम पड़ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, मौर्य वंश के बाद मगध राज्य पर किस वंश ने शासन किया था? मौर्य वंश के बाद मगध राज्य पर किस वंश ने शासन किया था? ऑप्शन है नंद वंश, शुंग वंश, कण्व वंश या फिर सातवाहन वंश। तो फ्रेंड्स 3 का जो आंसर होगा वो होगा शुंग वंश, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य का संबंध किस विद्यालय से था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य का संबंध किस विद्यालय से था? ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, वैशाली। तो फ्रेंड्स 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तक्षशिला। कहने का मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन है फ्रेंड्स महेंद्र, संघमित्रा, मेनेंडर या फिर ए एवं बी दोनों। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा? देखिए इनके पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा।
ठीक है फ्रेंड्स, महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को भेजा था। उस हिसाब से इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ना फ्रेंड्स, वो सही हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, देव नाम प्रियदर्शिनी, क्वेश्चन नंबर 6, देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम था? देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम था? ऑप्शन है महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर गौतम बुद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अशोक को कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर गुजारा था? क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर गुजारा था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, काशी, उज्जैन। तो फ्रेंड्स 7 का जो आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला, ऑप्शन बी, श्रवणबेलगोला, मैसूर कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के ज्यादातर शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के ज्यादातर शिलालेख या फिर अधिकतम शिलालेख किस लिपि में है? ऑप्शन है पाली, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर मगधी। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। कहने का मतलब है अशोक के अधिकतर शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, कलिंग युद्ध किस स्थान के पास लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 9, कलिंग युद्ध किस स्थान के पास लड़ा गया था? ऑप्शन है उदयगिरी, बालासोर, धौली या फिर बाराबंकी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है ऑप्शन? उदयगिरी, बालासोर, धौली या बाराबंकी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो धौली हो जाएगा, ऑप्शन सी। धौली जो पड़ता है आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य काल में सीता का क्या अर्थ है? मौर्य काल में सीता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए ऊसर भूमि, बी एक देवी, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, डी धार्मिक संप्रदाय। तो फ्रेंड्स डी का, इसका 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, हर्षवर्धन। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 11 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिंदुसार। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन है जुडिज्म, जैन, बौद्ध, हिंदू। तो फ्रेंड्स 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। कहने का मतलब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है कुणाल, राहुल, बिंदुसार, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन ए कुणाल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इंडिका नामक पुस्तक किसकी रचना थी? ठीक है फ्रेंड्स, इंडिका नामक पुस्तक किसकी रचना थी? इत्सिंग, फाहियान, मेगास्थनीज, ह्वेनसोंग। तो फ्रेंड्स 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने कितने क्वेश्चन पुटअप किए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।